दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम संविधान की अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं आपको बताना है। ऑप्शन है 12, 16, 8 या 10। तो सही उत्तर है भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। बाद में संविधान संशोधनों के द्वारा 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता या निर्योग्यता के बारे में। 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व के बारे में। और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व आदि के संबंध में व्यवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के संविधान में कुल 20 भाग हैं। तो ये गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। ये भी आपका सही नहीं है, क्योंकि कुल 395 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो बिल्कुल सही, केवल 3 आपका सही है, क्योंकि आप जानते हैं भारत के संविधान में 20 नहीं 22 भाग हैं। 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थीं, लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधनों के द्वारा शामिल किया गया है और अब कुल 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो ये है पहली अनुसूची। दोस्तों, पहली अनुसूची राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र तथा विस्तार का ब्यौरा देती है। दूसरी अनुसूची का संबंध संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में है। तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ के प्रारूप से संबंधित है और चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। तो याद रखिएगा, राज्यों के नाम की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा पहली अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, उनके राज्य क्षेत्र और विस्तार का ब्यौरा दिया गया है। और भारत में यदि किसी नए राज्य का सृजन करना होगा तो पहली अनुसूची में अवश्य ही संशोधन करना पड़ेगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है किस संबंध में। तो सही उत्तर है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में क्या उपबंधित है। तो देखिए, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए ली जाने वाली शपथ का प्रारूप तो ये नहीं है, और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप ये आपका इसमें वर्णित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसमें संघ के मंत्री, संसद के सदस्यों और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है 1, 2, 4 आपके सही हैं। राष्ट्रपति, तो दोस्तों आप जान लीजिए
कि भारत के राष्ट्रपति के लिए जो पद की शपथ का प्रारूप है ये तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है, ये संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आप हड़बड़ी में मार देंगे इस प्रश्न को कि 1 2 3 4 सभी सही हैं, लेकिन ध्यान से जब आप करेंगे तो संघ के मंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं है। और यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों कि संविधान की तीसरी अनुसूची में किसके द्वारा ली जाने वाली, किन पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान है। तो संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। इसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं है, अनुच्छेद 60 में दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तृतीय अनुसूची, इसमें शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। चौथी अनुसूची में दोस्तों आप जान लीजिए कि चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, तो ये विधान परिषद के लिए नहीं, ये राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन। 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय सूची, और 8वीं अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स दिया गया है, राज्य विधान परिषद, जो कि गलत है, इसको राज्यसभा हो जाएगा। तो चौथी अनुसूची का संबंध राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं संविधान की अनुसूची और दूसरी सूची में विषय दिए गए हैं। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। छठी अनुसूची जनजाति क्षेत्र यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों से। 8वीं अनुसूची भाषा और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं विधायी शक्तियों के वितरण से। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो है दोस्तों ये कुछ अधिनियमों के विधिमान्यकरण से, और 10वीं सूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए 3 1 4 2 3 1 4 2 आप देख सकते हैं 3 1 4 2 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। 7वीं अनुसूची का संबंध है दोस्तों ये संघ राज्य और समवर्ती सूची से है। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से संबंधित है। 3 1 4 2 देखिए 3 1 4 2 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधिमान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध जो है किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन के लिए निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शामिल किया गया उन्हें किस अनुसूची में? तो सही उत्तर है 9वीं अनुसूची में। और दोस्तों ये जो 9वीं अनुसूची है इसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा वर्ष 1951 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। बिल्कुल सही है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता और उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। तो ये अब गलत हो जाएगा, केवल एक आपका सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या अगर जो आप देखेंगे तो इससे स्पष्ट हो पाएगा कि देखिए, भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन 1951 में किया गया, इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची और अनुच्छेद 31 क ख जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष जैसे भूमि सुधार विधियों को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशयित हो। वर्तमान में मई 2022 की स्थिति के अनुसार 9वीं अनुसूची में ऐसी 282 विधियां शामिल हैं और अनुच्छेद 31 ख ये कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों के प्रदत्त अधिकारों से किसी से असंगत हैं या उनको छीनते हैं या न्यून करते हैं। 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु ये न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती बनाम केरलवाद में 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 और 19 में प्रतिबंधित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। तो कथन 1 आपका सही हो जाएगा, कथन 2 सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है। IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु ये केस था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है? तो ये है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी। दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन है। इनमें 3 सूचियां हैं, आप जान लीजिए। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय, वर्तमान में इसमें 98 विषयों का उल्लेख है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ यानी केंद्र को है। राज्य सूची में 66 विषय, वर्तमान में कुल 59 विषय, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय और वर्तमान में कुल 52 विषयों का उल्लेख है जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। तो याद रखिएगा, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, मिलान करना है आपको। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ, राज्य सूची इसमें जो है राज्य सूची 66 प्रविष्टियाँ, समवर्ती सूची में 47। तो इस तरह से सही सुमेलन हो जाएगा ACB। तो ACB ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए, संघ सूची में 97 प्रविष्टियाँ, वर्तमान में गणना के अनुसार 98 हैं। राज्य सूची में कुल 66 प्रविष्टियाँ हैं, गणना के अनुसार 59, और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ हैं और गणना के अनुसार 52 प्रविष्टियाँ हो जाती हैं। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो उत्तर है समवर्ती सूची। दोस्तों समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजन का उल्लेख करती है और इस उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? तो आप जानते हैं समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की
किस सूची में रखा गया है? तो सही उत्तर है समवर्ती सूची। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जानवरों के प्रति क्रूरता, इसकी रोकथाम को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है और ये संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में प्रविष्टि संख्या 17 पर उल्लिखित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविजन या विदेशी मामले? तो सही उत्तर है आपराधिक मामले। देखिए पुलिस राज्य सूची में है, विदेशी मामले तथा रेडियो टेलीविजन प्रसारण के साधन संघ सूची में है, आपराधिक मामले समवर्ती सूची के विषय में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बिल्कुल सही है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता दोस्तों, तो लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता और प्रति व्यक्ति कर तथा निखात निधि ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची सही सुमेलित है, जनगणना संघ सूची सही सुमेलित है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची ये सही नहीं है क्योंकि राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है, दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? आपको बताना है। तो कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा, तो आप जानते हैं शिक्षा यानी एजुकेशन ये समवर्ती सूची में है। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती देने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है संघ, और इन्हीं के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में। दोस्तों आप जान लीजिए कि पहले जो शिक्षा थी वो राज्य सूची में शामिल था, लेकिन संघ और राज्य दोनों के लिए इसके लिए समान महत्व को देखते हुए 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा धारा 57 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत हैं, जबकि राज्य सूची के विषयों में जो है रक्षा संघ सूची के विषय में शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा जो पहले राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में किस संशोधन के द्वारा स्थानांतरित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो ये था 42वां संविधान संशोधन। पहले दोस्तों वन जो थे ये वनों को राज्य सूची में शामिल किया गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय और संबंधित सूची के लिए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए वन समवर्ती सूची सही है, शेयर बाजार समवर्ती सूची सही नहीं है क्योंकि शेयर बाजार संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, डाकघर और बचत बैंक संघ सूची, और जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। आप जान लीजिए कि वन समवर्ती सूची में है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में, शेयर बाजार और डाकघर बचत बैंक ये संघीय सूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है, अगला प्रश्न आपको सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। देखिए केंद्र सूची, तो केंद्र सूची में जो आपका विषय है वो आ जाएगा जनगणना। राज्य सूची में आपका देखिए राज्य सूची में आपका पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था आ जाएगा। समवर्ती सूची के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन और अंतरिक्ष अनुसंधान ये अवशिष्ट विषयों में आ जाएगा, और अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन हैं। तो सही सुमेलन हो जाएगा 3-1-4-2। 3-1-4-2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? कोड के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो देखिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल सही है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय सही है, 5वीं अनुसूची ये भी सही है, और 6ठी अनुसूची सही है, 7वीं अनुसूची तो आप देखिए 6ठी अनुसूची आपका नहीं होगा, 6ठी अनुसूची नहीं होगा, 7वीं अनुसूची आपका ये शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर 1, 2, 3,
4, 3, 4 और 5 ये सभी हो जाएंगे दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी हो जाएंगे। और यहाँ पर जो हमने 6 को क्रॉस किया है, 6 नहीं, ये सभी शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। इस प्रश्न को व्याख्या में समझने का प्रयास करें। नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः 243(6), 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान हैं। अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों की शौचव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध है। पंचायतों को 243(6) के अंतर्गत और नगर पालिकाओं को 243(ब) के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिसमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का उत्तरदायित्व शामिल है। 6ठी और 7वीं अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। 5वीं अनुसूची के तहत दोस्तों आप जान लीजिए 5वीं अनुसूची में क्या है कि ये अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। 5वीं अनुसूची इसमें डायरेक्टली शामिल नहीं हो सकती है, लेकिन ये भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो प्रावधान हैं प्रभाव डालते हैं। तो ये चारों ही आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है और 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो दल बदल विरोधी विधायन से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है, किस विषय का, तो आप जान लीजिए कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो गैस हैं इनका उल्लेख संघ सूची में नहीं है। बैंकिंग, बीमा और जनगणना ये संघ सूची में है। गैस आप जान लीजिए राज्य सूची में है। गैस और गैस संक्रमण और प्राकृतिक गैस राज्य में विक्रय पर कर जो है राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क ये संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे और कृषि। तो कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है। रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे ये संघ सूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है। शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस और वन। तो याद रखिएगा दोस्तों, रेलवे पुलिस का उल्लेख जो है वो राज्य सूची में है। शिक्षा, विद्युत और वन समवर्ती सूची में शामिल हैं। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। रेलवे तो ऐसे संघ सूची का विषय है। विद्युत के उपभोग पर विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, लेकिन रेलवे पुलिस ये दोस्तों ये राज्य सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य सूची में शामिल है, आपको बताना है। देखिए, रेलवे पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक और सामाजिक नियोजन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा रेलवे पुलिस ये राज्य सूची में शामिल है। निगम कर, जनगणना और आर्थिक और सामाजिक नियोजन ये संघीय सूची में शामिल विषय हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है, तो आप जानते हैं राज्य सूची में। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 5 के तहत स्थानीय शासन पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 3 यानी समवर्ती सूची में शामिल है। दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था। तो सही उत्तर हो जाएगा दंड प्रक्रिया। दोस्तों, संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के अंतर्गत शामिल है, जबकि पुलिस यानी रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस ये राज्य सूची के अंतर्गत हैं। कारागार और लोक व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत शामिल हैं। दंड जो प्रक्रिया है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में किस विषय के किस सूची के अंतर्गत शामिल हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है समवर्ती सूची, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना ये संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची और प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल निर्वाचन से है? तो उत्तर है सूची 1 का प्रविष्टि 72 और सूची 2 का प्रविष्टि 37। तो यहाँ पर 2 विकल्प हो जाएंगे, तो इसलिए कोई भी एक स्पष्ट विकल्प नहीं है। आप देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ सूची की प्रविष्टि 72 ये संसद के लिए राज्यों के विधानमंडल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग, और सूची 2 राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 37 संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो यहाँ पर ए और सी दोनों ही सही होगा। अगला प्रश्न है, सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो उत्तर है 7वीं अनुसूची। केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा करों और शुल्कों के अधिरोपण का संबंध 7वीं अनुसूची से है। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार किस विषय के या किस सूची के विषयों के अंतर्गत शामिल है? तो याद रखिएगा, भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है और राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी। और संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान किए गए हैं और ये अनुसूची 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भी संशोधन किया गया है और इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो सही उत्तर है 5वीं अनुसूची। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1997 के उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य के बाद में निर्णय देते हुए कहा कि जनजाति भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो उत्तर है, इससे जनजाति लोगों की जमीनें गैर जनजाति लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किए गए हैं और इसके पैरा संख्या 6 के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। साथ ही राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र को दर्जा समाप्त कर सकता है या उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। वो किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की सीमा को भी बढ़ा सकता है। 5वीं अनुसूची के पैरा 5 के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संबंधित राज्य के राज्यपाल को विशेष शक्ति दी गई है। इसके तहत उसे विनियम द्वारा ऐसे क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन कर सकने और ऐसे क्षेत्र की जनजातियों को भूमि के आवंटन का विनियमन कर सकने की शक्ति है। इसलिए किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो इससे जनजाति लोगों की जमीनें गैर जनजाति लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है? तो आप जानते हैं कि ये है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी। संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी प्रावधान है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। तो आप जान लीजिए कि 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के अनुसूचित क्षेत्रों
और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची के उपबंध किस लिए किए गए हैं? तो आप जान लीजिए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए 5वीं और छठी अनुसूची के प्रावधान किए गए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों और उनकी भूमि के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की 6वीं अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो मणिपुर में शामिल लागू नहीं होती। 4 राज्य याद रखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये मणिपुर में छठी अनुसूची शामिल नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन बी हो जाएगा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो देखिए, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड और उपर्युक्त सभी। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर केवल त्रिपुरा, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? देखिए, प्रत्येक आप देख सकते हैं, प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं और शेष 6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, ये आपका सही नहीं है। और देखिए, असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो 1 और 3 आपके सही हैं। देखिए, 1 और 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे तो संविधान की 6ठी अनुसूची अनुच्छेद 244(2) के अनुसार 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इस अनुसूची के पैरा 1 के तहत इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त या स्वशासी जिलों का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित और पुनर्गठित करने का अधिकार है। पैरा 2 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जो 30 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें 4 से अनधिक व्यक्ति राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। और इस अनुसूची के पैरा 12 के तहत असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो देखिए, स्वायत्त जिला परिषद के 30 सदस्यों में से 4 जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत हो सकते हैं, 6 नहीं। तो इसलिए दूसरा जो ऑप्शन है बी आपका सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं, पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। दोस्तों, संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई है और इसमें कुल 29 विषय जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि शामिल किए गए हैं, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। संविधान की अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? तो सही उत्तर है 29 विषय शामिल हैं 11वीं अनुसूची में। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 12वीं अनुसूची दोस्तों ये नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व से संबंधित है। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय शामिल हैं, जिन पर नगर पालिका यानी शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय और 11वीं अनुसूची में आप जानते हैं 29 विषय शामिल हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के साथ अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर तथा नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं के लिए ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप उन परीक्षाओं के लिए भी इन प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।